अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम टॉपिक करेंगे टॉपिक 3.10 दैट इज मोमेंटम एंड एक्सक्लूसिव फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझाने से पहले आप स्टूडेंट्स अगर हमारे किसी भी लेक्चर को देखना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो तो यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाएं, जाके लिखें FSC पार्ट 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री, या आप आगे टॉपिक लिखिएगा बाय CBEL लिखेंगे तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल की। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले ना आप स्टूडेंट्स को प्रीवियस एक कंसेप्ट समझाया है, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? जब दो अजसाम आपस में टकराते हैं, दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो टकराने के इस अमल को कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन दो तरह का होता है, या इलास्टिक या इन इलास्टिक। सो फर्ज करें मेरे पास ये एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है स्टूडेंट्स। एक दूसरी बॉल ना इस बॉल से ऐसे चलते 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 इस बॉल से जाके क्या करती है? कोलाइड करती है, मतलब इस बॉल से टकराती है। अब आप स्टूडेंट्स एक चीज अपने माइंड में रखना, जब ये इससे टकराएगी तो आपको पता है कोलिजन का अमल शो होगा, या इलास्टिक कोलिजन हो सकती है या इन इलास्टिक कोलिजन हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों बॉल्स के दरमियान जो कोलिजन का अमल स्टार्ट होगा, शुरू होगा, वो किस तरह शुरू हो रहा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके इस बॉल के ऊपर अप्लाई कर रही है। तो आपने ये पढ़ा था, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कोलिजन का अमल करती है तो उसमें मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम उस बॉडी का जो है वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है। एक ही मतलब है तीनों वर्ड्स का। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉल है, अब इस बॉल के अंदर मैंने फायर इंजेक्ट कर दिया। मतलब क्या? मतलब इस बॉल के अंदर ना मैंने थोड़ा सा ना धमाका खेज मवाद इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये क्या होगा? ब्लास्ट होगा, फटेगा, ये बॉल फटेगी। जैसे ही ये बॉल फटेगी तो आपको पता है, ये फर्ज कर लेते हैं 3-4 डिफरेंट पीसीज में ना ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हमने ये देखना है क्या ये जो बॉल फटी है ये अब एक्सटर्नल फोर्सेस की, कोई बरूनी फोर्स नहीं इसके ऊपर अप्लाई की। इस बॉल के अंदर ही धमाका खेज मैंने कुछ चीजें रख दी थी, धमाका खेज मवाद रख दिया था, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया डिफरेंट पीसेस में। तो ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से कन्वर्ट हुआ। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये अरेज होता है, क्वेश्चन ये यहां से उठता है कि क्या इस सिचुएशन में ये जो आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके एक्सटर्नल कोई फोर्सेस नहीं है उसके ऊपर अप्लाई होती, तो क्या ये आइसोलेटेड बॉडी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करती है? यानी कि इस अमल के दौरान क्या इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है? यही अमल आपका क्या कहलाता है? मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ना एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना है, दोबारा से एक एग्जांपल को, ताकि बुक की एग्जांपल्स तक जाने के लिए ना एक पहले मैं अपने पास एग्जांपल लूंगा ताकि आपका थोड़ा सा ना माइंड बिल्ड हो जाए, कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। अब एग्जांपल मैंने ली स्टूडेंट्स, एक क्या मैंने एक शेल लिया जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो एक्सप्लोसिव का अमल ये मैं देखना चाह रहा हूं, तो मैं लिखता हूं एक्सप्लोजन ऑफ शेल एट रेस्ट। एक शेल है मेरे पास जो कि एक्सप्लोजन का अमल करेगा जब वो रेस्ट में पड़ा होगा। तो आपको पता है एक्सप्लोजन का अमल तब होगा जब मोमेंटम इनका सेम होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। मुझे बताएं, एक शेल रेस्ट में पड़ा हुआ है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो होगा, ये तो आपको पता है। तो अगर इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो आ गया ना तो समझिएगा कि आपका जो शेल है, शेल एक धमाका खेज इसके अंदर मवाद होता है, ये फटता है, आपको पता है ना। तो जब ये फाइनल मोमेंटम अपना शो करे, तो अगर इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो गया तो इससे हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर पूरा अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। अब मैंने क्या किया, देखिए जैसे ही ये फाइनल मोमेंटम पर, अब ये फर्ज करें ये मेरे पास ये शेल है। अब इस शेल ने क्या किया स्टूडेंट्स? इस शेल ने ना फटा।
जैसे ही ये शेल ब्लास्ट हुआ तो एक इसका पीस इस तरफ को गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एक पीस इसका इस तरफ को गया यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। आप इसको ये भी कह सकते हैं एक पीस इसका फॉरवर्ड मूव किया, एक पीस इसका बैकवर्ड की तरफ मूव किया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास दो क्या है, इसके दो फाइनल मोमेंटम है, कह सकता हूं ना, क्योंकि देखो ये क्या हुआ है, ये बॉडी दो डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हो गई है। फटने के बाद क्या पता ये 5, 7, 8, 10, 15, 20 कितने टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। लेकिन मैंने ये आपको कहा कि जस्ट एग्जांपल करें कि ये दो सिर्फ पीसेस में ये क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो ये देखिए फाइनल मोमेंटम इसके क्या है, दो डिफरेंट मोमेंटम में कन्वर्ट हो गए हैं। अब जब फाइनल मोमेंटम दो डिफरेंट मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाए ना, तो आप इसको मोमेंटम नहीं कहते, मोमेंटा कहते हैं, मोमेंटा। एक मोमेंटा ये हो गया, एक मोमेंटा ये हो गया। अब देखें, अब हमें कैसे, हम इसको कैसे जीरो कर सकते हैं। अब जीरो इस तरह कर सकते हैं, अब हेड टू टेल रूल का रूल अप्लाई करें। अब ये इस तरफ को गया, आगे की तरफ को गया, तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या आया, ये इसकी आगे हेड आ गया, ये टेल आ गई। अब ये ऐसे, ये देखिए अब पहले की हेड जो है दूसरे की टेल से मिल रही है। तो अब आप यहां से देखा होगा कि जब पहले की हेड दूसरे की टेल से मिले ना, तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें ना, क्योंकि अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने वेक्टर क्यों ड्रॉ किए। अब मैं जब ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा, इसका मतलब है पीएफ मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ये तसव्वुर कर लेंगे कि हमारा इनिशियल मोमेंटम भी इस अमल में जीरो है, फाइनल मोमेंटम में भी इस अमल में जीरो है, एक्सप्लोसिव के अमल में जीरो है। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। अब आप स्टूडेंट्स ये कहोगे सर आपने वेक्टर क्यों लिया, मतलब आपने हेड टू टेल रूल जो है वो क्यों यूज किया। एक बात आप अपने माइंड में रखना स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस वजह से हम हेड टू टेल रूल की मदद से इसके फाइनल मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ओके, अब आप कहोगे स्टूडेंट्स क्या सर, अच्छा दो में तो पता चल गया, एक आगे की तरफ पीस जाएगा, एक पीस बैकवर्ड की तरफ जाएगा, तो वो तो प्लस माइनस जीरो आ जाएगा। तो क्या फर्ज करें सर ये तीन पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखें, ये मेरे पास एक शेल है, ये मेरे पास रेस्ट में पड़ा हुआ शेल है, इसकी इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो होगा जीरो। अब ये कन्वर्ट हुआ तीन डिफरेंट पीसेस में, एक, दो, तीन। अब ये इस तरह अपने आप को अरेंज करेगा कि ये दोबारा से इनकी एडिशन जो है ना वेक्टर की, ये जीरो आए। अब ये एक वेक्टर मींस एक पीस, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहां से मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया हेड टू टेल रूल की मदद से, इसका फिर हेड को टेल से मिलाया दूसरे की, अब दूसरे की हेड को तीसरे की टेल से मिलाया, और तीसरे की हेड जाकर किससे मिली, पहले की टेल से। अब ये आपको पता है ये एक क्लोज सिस्टम बन गया है, इसके अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है जब एक क्लोज सिस्टम बन जाए ना हेड टू टेल रूल की मदद से, तो उसका भी फाइनल मोमेंटम पीएफ इज इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि अगर आपका शेल तीन डिफरेंट पीसेस में भी कन्वर्ट हो जाए ना, तो फिर भी उसका फाइनल मोमेंटम क्या आता है, जीरो ही आता है। ओके, अब फर्ज करें ये चार डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हो गया ये वाला शेल, ठीक है। तो एक इसका पीस इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर और एक ऐसे, ठीक है। अब ये चार, तो इनका वेक्टर ड्रॉ करें। पहले का ये फर्स्ट वेक्टर ऐसे आया, सेकंड वेक्टर ये ऐसे, फर्स्ट की हेड से सेकंड की टेल मिलाई, अब सेकंड की हेड से थर्ड की टेल ऐसे मिलाओ, ठीक है। अब थर्ड का जो हेड है उससे ऐसे फर्स्ट के साथ इसको क्या कर दो, इसका हेड मिला दो, तो आपको पता है ये भी एक क्लोज सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी जब एडिशन करेंगे वेक्टर की, तो पी एफ इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो इन एक्सप्लोजन के मेथड में या अमल में इट होल्ड्स या इट अप्लाई या इट फॉलो, जो भी वर्ड्स आप यूज करना चाहो कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है। लेकिन आपकी बुक में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल क्या है, वो कहता है कि फर्ज करो ये जो शेल है ये आपका फर्स्ट टाइम इसकी इनिशियल मोमेंटम जो है वो रेस्ट में नहीं पड़ा हुआ, ये शेल ये मूविंग है, फॉल कर रहा है। तो फिर बताओ क्या ये अमल जो है एक्सप्लोजन ऑफ फोर्सेस का अमल, क्या ये मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ के ऊपर फुलफिल करेगा। अब इस एग्जांपल को देखते हैं जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है। आपने बहुत तवज्जो से इस एग्जांपल को समझना है, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें एग्जांपल आपके पास क्या है, एक्सप्लोजन, यानी कि एक्सप्लोजन का जो अमल है इन फॉलिंग शेल, आपका जो शेल है वो फॉल कर रहा है, फॉल मीन यानी कि मोशन में है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आपके पास हो जाएगा, मैं फर्ज कर लेता हूं mv,
क्यों? क्योंकि आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास होता है और वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम मैंने क्या फर्ज कर लिया, mv फर्ज कर लिया। अगर तो फाइनल मोमेंटम भी mv आ गया तो समझ लीजिएगा कि अगर आपका शेल चाहे रेस्ट में पड़ा हो चाहे मोशन में पड़ा हो, वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है, फॉलो करता है, क्योंकि शेल के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोसिव फोर्सेज होती हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास शेल है, मैंने क्या किया, इसको जैसे ही शेल को इसके अंदर एक्सप्लोसिव फोर्सेस फटी तो ये शेल फर्ज कर लेते हैं डिवाइड। फर्स्ट सिचुएशन की तरह ही एक इसका पीस ऐसे बैकवर्ड और एक पीस इसका ऐसे फॉरवर्ड की तरफ मूव किया। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड में जब मैं वेक्टर का एडिशन का मेथड यूज करूंगा ना, वेक्टर अप्लाई करूंगा, तो आपको पता है ये वेक्टर्स जो होते हैं ये आपके आपस में ऐड हो गए तो फाइनल मोमेंटम आपके पास जीरो बन जाएगा। लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो आपके पास है, क्या है, इनिशियल मोमेंटम आपके पास mv है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं शो करेगा जब आपकी कोई बॉडी, जब आपका जो शेल है वो फर्स्ट टाइम फॉलिंग कर रहा हो, यानी कि मोशन में हो, नहीं ये करेगा होल्ड। कैसे? अब आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपका कोई शेल स्टूडेंट्स फॉल करते करते फट जाए ना, तो याद रखना वो कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव करता, वो हमेशा सेम डायरेक्शन पे जाकर गिरता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये शेल था मेरा, ये शेल ने क्या किया, ये शेल जब फटा ना दो डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हुआ, तो ये दोनों की डायरेक्शन इस तरफ को थी, एक यहां पे आके गिर गया, एक यहां पे आके गिर गया। ओके, अब यहां से मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो फर्स्ट का मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, फर्स्ट का हेड, फर्स्ट की टेल सेकंड के हेड से ऐसे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरा फाइनल मोमेंटम भी mv होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। कहता है जब आपके वेक्टर्स की ना डायरेक्शन सेम हो ना, तब जब हम ऐड करें तो आंसर जीरो नहीं आता, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि आंसर जीरो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, राइट हैंड साइड पे, या फर्ज कर लें सेम ही है, तो यहाँ पे जब ऐड करोगे ना, तो फर्ज करो पहला जो मोमेंटम है, जिसको मोमेंटा बोलेंगे, क्योंकि पहला फाइनल मोमेंटम, पहला फाइनल मोमेंटम मोमेंटा, दूसरा भी फाइनल मोमेंटम आपका मोमेंटा होगा। तो पहले की फर्ज करें वेलोसिटी है v1, दूसरा गिरा v2 की वेलोसिटी से, तो जब हम इनको ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, इनकी लेंथ भी बिल्कुल सेम है, यानी कि ये सेम लेंथ के ऊपर जाके गिरे हैं, तो ये हमेशा ऐड होंगे, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v। तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा mv। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेल अगर रेस्ट में हो फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करेगा। अगर आपका एक शेल पहले फॉल करता हो, यानी कि इनिशियल उसका जो मोमेंटम है वो जीरो ना हो, वो रेस्ट में ना हो, वो मोशन में हो, तो फिर भी उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है उस बॉडी का वो लाजमी इक्वल आएगा, इसलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करेगा। अब मैंने जो आपसे ये बात की कि आपका जब भी जो बॉडी आपकी फॉल कर रही होगी, तो स्टूडेंट्स वो हमेशा एक ही तरफ को, जब वो ब्लास्ट होगा तो एक ही तरफ को डायरेक्शन में जाके वो गिरेगा, तो इस वजह से हमेशा हेड टू टेल रूल की मदद से उसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक की, वो ये है, कहता है एक गन है हमारे पास, ये लें जी एक गन है, ये एक गन है स्टूडेंट्स। अब इस गन को ना क्या किया है, कहता है ये गन जो पड़ी हुई है इसके अंदर बुलेट है, बुलेट और गन का आपने कंपैरिजन करना है। अब ये गन जिसके अंदर बुलेट है ये पड़ी हुई है, यानी कि रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में हो तो स्टूडेंट्स इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो। तो अगर फाइनल मोमेंटम भी इसका जीरो हो गया ना, तो समझ लीजिएगा ये भी जो गन और बुलेट का आपस में रिलेशनशिप होता है ना, ये भी आपके पास क्या है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है। और याद रखिएगा गन के लिए एक वर्ड आप राइफल भी यूज कर सकते हो, जो कि बुक वाले ने किया है, राइफल गन की एक किस्म ही है। अब देखें, अब क्या हुआ, जैसे ही ये गन ना, ये गन को आप चलाएंगे, ट्रिगर को प्रेस करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगी, वो फॉरवर्ड जाएगी। बुलेट जो है वो कहां पे जाएगी, वो फॉरवर्ड मींस आगे की तरफ जाएगी। तो हम यहां पे ये लिख लेते हैं, तो जब मैंने गन को प्रेस किया, मैंने क्या किया, गन को प्रेस किया, तो बुलेट ने क्या किया, बुलेट जो है वो फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड मूव की, फॉरवर्ड मूव की। बुलेट कहां पे मूव की स्टूडेंट्स, वो मूव की फॉरवर्ड। अब बुलेट की फॉरवर्ड मूव, तो यहां पे ये लिख लेते हैं, मैं ये लिख देता हूं, बुलेट ने ना जो डिस्टेंस कवर किया ना बुलेट ने, वो मैं लिख देता हूं कि वो आपके पास है, बुलेट का जो मास था वो m था, उसने जो वेलोसिटी कवर अप की वो की v। ओके स्टूडेंट्स,
अब आपको पता है जब बुलेट आगे की तरफ जाए तो आपका जो गन है वो पीछे को एक झटका देती है, ठीक है। अब गन पीछे की तरफ गई, बुलेट आगे की तरफ गई, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पे वेक्टर आप वेक्टर एडिशन का मेथड भी करोगे तो आपका वो भी आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वेक्टर एडिशन का अगर मेथड ना भी करूँ ना तो मेरा क्या है, मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, यानी कि फाइनल मोमेंटम मेरा जीरो आना चाहिए। तो फर्ज करो मेरे पास गन जो है ना, मेरी गन का जो मैस है ना, मैंने गन का मैस लिया, वो मेरे पास है कैपिटल एम, क्योंकि गन का मैस बुलेट के मैस से ज्यादा होगा और गन की जो वेलोसिटी है वो है वी डैश। अब ये कैसे देखो, जो मैस है स्मॉल एम किसका, बुलेट का। स्मॉल एम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बुलेट जो है वो उसका थोड़ा सा मैस होता है, उसका साइज छोटा होता है। मैंने गन का मैस लिखा कैपिटल एम से, क्योंकि गन का जो मैस होता है, गन के जो साइज होता है वो स्टूडेंट से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुलेट, तो इस वजह से ना वो मैंने कैपिटल एम लिखा। जो वेलोसिटी मैंने लिखी उसकी बुलेट की, वो आपको पता तेजी से मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम वी लिखते हैं, ऐसे ही है। और गन की वेलोसिटी, गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ झटका दिया, तो वो आपको पता है अगर 100 की स्पीड से एक गोली जा रही है, एक बुलेट जा रही है, तो गन ने तो हल्का सा झटका लिया, वो क्या पता 1 सेकंड का झटका हो, तो वो एक मिनिमम सा झटका, यानी कि एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इस वजह से मैंने उसको वी डैश से जाहिर किया। वी डैश आपको ये जहां पे जाहिर करवाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो कम है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, इनिशियल, आपको पता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी एफ मेरे पास होना चाहिए। पी आई है जीरो इज इक्वल टू पी एफ, मेरे पास क्या है, पी एफ एक्चुअल में मेरे पास दो मोमेंटा है, क्या, नंबर वन मेरे पास एम वी प्लस कैपिटल एम और वी डैश। अब यहां से अगर मैं वी डैश को जीरो कर दूं ना तो मेरे पास ना स्टूडेंट्स, मेरे पास ये फाइनल मोमेंटम जीरो आ जाएगा। मैं ना इस एम वी को ना स्मॉल एम और वी को मैं इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मेरे पास बन जाएगा माइनस एम वी इज इक्वल टू एम कैपिटल एम और वी डैश। अब माइनस एम वी ये जाहिर करता है, माइनस का साइन ये जाहिर करता है कि गन जो है वो पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव की है। अब इस कैपिटल एम को इसके नीचे डिवाइड करो, तो माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल टू वी डैश। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना वी डैश वेलोसिटी, गन ने कितनी वेलोसिटी रीच की है, गन की तो वेलोसिटी 1 सेकंड के पता नहीं कितने हिस्से तक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो को इक्वल है, ऐसा ही है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पुट, मैंने लिखा पुट v डैश इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू जीरो, मैं दोनों तरफ पुट करूं स्टूडेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस एम वी ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है पी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास जीरो, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो। तो इसका मतलब अगर आप गन के अमल से भी स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सप्लोजन का अमल करते हैं, एक्सप्लोजन की फोर्सेस लगाते हैं, तो आपकी वहां पे भी आपको जो मिलेगा लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही मिलेगा। ओके, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ आपको न्यूटन का थर्ड लॉ भी मिलता है स्टूडेंट्स। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इन तमाम अमल में अगर आप देखते रहे ना, तो एक एक्शन की फोर्स लगती है, एक रिएक्शन की फोर्स लगती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और बिल्कुल ऐसे ही कंसेप्ट से इसको लेके चलना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और आपके मजीद कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए, क्योंकि इस चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि आपके लेवल तक जाके इजी से इजी वर्ड में आपको बताया जाए कि आपने किस तरह किस सब्जेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह।